नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हमारे होटल गेस्ट हाउस के रजिस्ट्रेशन के ऊपर बनाया गया है। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं और अयोध्या में इस समय गेस्ट हाउस, होम स्टे, इन सब की भरमार है। बहुत सारे ऐसे गेस्ट हाउस हैं, बहुत सारे ऐसे जो है होटल्स हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन से खूब धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं, खूब अच्छे से चलाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा कुछ होटल्स में ऐसी अनियमितता पाई गई थी जिसमें वो होटल सीज कर दिए गए थे। तो ये जो वीडियो मैं मित्रों बना रहा हूं, ये टॉपिक जानने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि ये आप वीडियो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, खूब कमेंट करें। आपको कहीं से भी कोई अगर कमी महसूस हो रही है या आपको कुछ और जानना है तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, तो ये मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं सराय एक्ट के ऊपर, यानी सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रक्रिया है, किन किन प्रपत्रों की हमें जरूरत पड़ती है, हमें किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सराय एक्ट के बारे में। सराय एक्ट क्या है? हमारे गेस्ट हाउस, लॉज या होटल संचालकों को सराय अधिनियम के तहत पंजीयन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सराय अधिनियम यानी सराय एक्ट है क्या चीज। सराय अधिनियम 1867 यानी कि ब्रिटिश काल, जब अंग्रेजों का प्रशासन था, यानी अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में चलता था, ये उस समय का बनाया हुआ नियम है। सराय एक्ट 1867 भारत में होटल, धर्मशालाओं, सरायों और अन्य सार्वजनिक निवास स्थानों के, यानी कि जहाँ पे भी कोई सार्वजनिक रूप से कोई लॉजिंग की व्यवस्था करने वाले कोई संचालक हैं, यानी धर्मशाला भी हो सकती है, वह गेस्ट हाउस भी हो सकता है, होटल हो सकता है, या होम स्टे जो आजकल चल रहे हैं कि आपके पास 10 कमरे हैं और उन्होंने होम स्टे का बोर्ड लगा रखा है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। संचालकों को विनियमित करने वाला एक प्राचीन कानून है। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान पारित किया गया था और आज भी प्रभावी है। इसका उद्देश्य यात्रियों और आम जनता को बुनियादी सुविधाओं प्रदान करने की गारंटी देना है। यानी कि जो भी सराय एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उनका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो भी यात्री रुक रहे हैं उन सभी यात्रियों को हम सारी सुविधाएं, यानी बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि आपके बाथरूम से संबंधित हो गई, हमारे पानी के पीने के पानी से संबंधित हो गई, हमारे जो है वातानुकूलन से संबंधित हो गई, तो वो सारी जो है व्यवस्थाएं देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं जो सराय एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। अगला पॉइंट है इस अधिनियम का उद्देश्य, जो अभी हम बात कर रहे थे। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना ये है कि सार्वजनिक आवास स्थलों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना। अब सुनिश्चित करने का मतलब ये हो गया, उचित प्रबंधन का मतलब कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ बिजली की व्यवस्था है नहीं, आवागमन की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ आपके सेफ्टी से संबंधित चीज़ें हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सराय एक्ट रजिस्ट्रेशन में, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यात्रियों और मेहमानों को पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना, यह हमारे संचालकों का परम कर्तव्य होता है। किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना, मतलब जातिवादिता ना हो, या हम जो है जेंडर्स को लेके जो है ये करें कि हाँ हम आपको नहीं रुकने देंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम 18+ यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 18 साल से ऊपर के जो है लोगों को, बच्चों को बालिग कहा जाता है। तो ऐसी भी चीज़ें ना होने पाए जहाँ पे हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हों या प्रस्टिट्यूशन में आ रहे हों, तो ऐसी चीज़ों में सराय का रजिस्ट्रेशन जो है आपका अगर है तो वह रद्द कर दिया जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोगों का समान सुविधाएं मिले। सराय मालिकों की जिम्मेदारी और दायित्वों को परिभाषित करना है, यानी अधिनियम का उद्देश्य यही है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सराय की परिभाषा क्या है? सराय की परिभाषा पहले भी इस पे हमने डिस्कस किया है। अभी सराय अधिनियम 1867 की धारा 2 के अनुसार सराय उन सभी सार्वजनिक स्थानों को कहा जाता है जहां लोग
अस्थायी रूप से ठहर सकते हैं। अस्थायी का मतलब जैसे हमारा घर है तो हम तो उसमें अस्थायी रूप से रहते हैं, भाई हमारा वहाँ जन्म हुआ है या हमने वो घर खरीदा है या हमारा वहाँ परिवार रहता है। लेकिन जहाँ पे जैसे हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या किसी ऑफिशियल काम से जा रहे हैं, हम 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, 3 रात के लिए रुक रहे हैं, तो हमारा अस्थायी निवास होता है, जैसे होटल, धर्मशाला, लॉज, विश्राम गृह या डॉर्मेट्री जिसको कह सकते हैं, अन्य सार्वजनिक ठहरने के स्थान। अगला है सराय मालिकों की जिम्मेदारी, यानी कि जो सराय मालिक हैं, यानी कि जो इस एक्ट में पंजीकृत हैं, जो होटल के या गेस्ट हाउस के जो मालिक हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारे जो है यात्रियों के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे सभी मेहमानों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सफाई और स्वच्छता की उचित व्यवस्था रखना, किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के व्यक्ति को बिना कारण ठहरने से मना ना करना। अगर वो उनका कारण समझ में आता है ये किस कारण से है, तो उनको आप मना नहीं कर सकते हैं कि आपको हम यहाँ पे रोकेंगे नहीं, अगर आपके पास रूम्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि अगर आपके पास रूम है, खाली है, तो आप उनको मना नहीं कर सकते कि आपको मैं यहाँ रुकने नहीं दे सकता। पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग, यानी प्रत्येक मेहमान का रिकॉर्ड रखना, जो भी आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करना, उनकी आईडी देखना, उनकी जांच करना कि वो कहाँ के हैं और किस काम से आए हैं। ज़रूरत पड़ने पर प्रशासन को देना, अगर हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आतंकवादी है या क्रिमिनल है या किसी गलत गतिविधि से आपके होटल या गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आया है, आपको संदेह है उसके ऊपर, तो ऐसे लोगों की जानकारी आप पुलिस को त्वरित रूप से दे सकते हैं। यदि कोई अपराधी व्यक्ति सराय में ठहरता है तो उसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। ठीक है। संपत्ति की सुरक्षा बहुत अहम पॉइंट है ये। अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ ऐसी घटनाएं कुछ घटी थी जी। जो भी गेस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, यानी कि जो यात्री आ रहे हैं, तो उनके साथ जो सामान है उसकी सुरक्षा भी देना आपकी परम जिम्मेदारी है। सराय में ठहरे यात्रियों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि वो अपने साथ कुछ भी लाए हैं, कैश है, उनके पास बैग है, उनके पास जो है ज्वेलरी हो सकती है, उनका कपड़े का है, तो उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, जब तक कि आपके वो होटल्स या गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं और जब तक वो चेकआउट नहीं कर जाते हैं। चोरी या गुम हुई वस्तुओं के मामले में उचित कदम उठाना, अगर बाई जब है कि आपकी व्यवस्था सही है लेकिन कोई बाहरी चोर आया और जो है या आपके ही कोई जो है स्टाफ के हैं, आपके होटल में बहुत सारे लोग काम करने वाले और किसी ने ऐसी गलत गतिविधि कर दी, तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही कराना आपकी जिम्मेदारी है। अधिनियम की आज के समय में ज़रूरत, यानी आज के समय में तो 1867 से लागू हुआ था, आज की ज़रूरत क्या है इसको हम समझते हैं। हालांकि यह कानून ब्रिटिश काल में बनाया गया था, लेकिन यह आज भी प्रभावी है। हालांकि वर्तमान में इसे होटल और लॉज के लिए नए नियमों और राज्य सरकारों के अधिनियम द्वारा पूरक किया गया है। आज के दौर में इसका महत्व क्या है? होटल और लॉज उद्योग में यह कानून अभी भी लागू है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी सराय अधिनियम एक्ट जो है, सराय एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन है, तो उसकी जो है प्रथम दृष्टया ये है कि जो भी यात्री हमारे यहाँ रुक रहे हैं, जो भी जो है गेस्ट आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होटल संचालकों की परम जिम्मेदारी है। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग और सरकारी नियमों के अनुरूप इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है, आज के समय के नियम क्या है। छोटे होटल और गेस्ट हाउस, अब यह अहम पॉइंट है। जहां मैं जिस एरिया में रह रहा हूं, मैं अयोध्या से रहने वाला हूं, तो यहाँ पे जो है अभी चूँकि भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन पिछले साल ही हुआ है, तो ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ गाइडलाइन आई थी कि चूँकि व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी कि यात्री बहुत ज़्यादा आने वाले थे, तो लोगों से ये आग्रह किया गया था कि अपने घरों में आप होम स्टे संचालन कर सकते हैं, यात्रियों को रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि विभिन्न राज्यों में स्थानीय नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग द्वारा होटल और लॉज के लिए अलग अलग पंजीकरण आवश्यकताएं निर्धारित की जाती हैं। छोटे होटल और गेस्ट हाउस के लिए यदि किसी होटल या लॉज में 4 से 5 कमरे या उससे कम हैं और वह परिवार संचालित होम स्टे है, तो कई राज्यों में इसे सराय अधिनियम में छूट मिल जाती है। यानी कि जिनके पास जो है बड़े ज़्यादा उनका बड़ा कामकाज नहीं है, उनके पास 4-5 कमरे ही हैं, तो उनको सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। कई राज्य सरकारें छोटे गेस्ट हाउस और होम स्टे के लिए अलग अलग नियम बनाती हैं, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं।
बड़े होटल या लॉज यानी कि जिनके पास 6-7 कमरे हैं, जो बड़े होटल चला रहे हैं, यदि किसी होटल में 6 या अधिक कमरे हैं और वह व्यावसायिक रूप से संचालित हो रहा है तो पंजीकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि 5 कमरे से ज़्यादा हैं तो उन्हें जो एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए होटल और गेस्ट हाउस के लिए, उसमें पंजीयन की आवश्यकता होती है। ऐसे होटल को सराय अधिनियम के अलावा स्थानीय नगर पालिका, पुलिस विभाग और फायर सेफ्टी विभाग में भी पंजीकरण कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि भाई आपके यहाँ कोई यात्री रुक रहा है, कोई आपातकालीन कोई घटना घट गई, कहीं आपके होटल में आग लग गई या चोरी हो गई, या हो सकता है कि कोई 2 लोग आए और एक का मर्डर करके चले गए, तो ऐसी चीज़ों में हर विभाग से पंजीकरण आवश्यक है। नहीं तो अगर ऐसी कोई घटना घटी तो आपके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही हो जाएगी। पंजीयन के लिए प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? संचालक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। ये जो हमारे विभाग के द्वारा जो भी प्रपत्र के लिए नियमावली है, ये वही आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। संचालक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। होटल या गेस्ट हाउस का बिजली का बिल जो आ रहा है, यानी बिजली का कनेक्शन है, बिजली का बिल होना चाहिए। और ये थोड़ा सा ये लिखने में गड़बड़ी हो गई। बिल्डिंग का नक्शा जो प्राधिकरण से पास हो। सभी संबंधित व्यक्तियों का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो प्रोप्राइटर हैं या पार्टनर हैं, अगर कंपनी एक्ट में भी वो रजिस्टर्ड हैं, एलएलपी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, तो या प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल एकल संचालन है, तो उनका प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस के द्वारा जो वेरिफिकेशन होता है चरित्र प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। भूमि की प्रमाणित कापी, यानी कि जिस जगह पे होटल बनाया गया है यानी बन रहा है, तो वहाँ की प्रमाणित यानी खतौनी प्रमाणित कापी होनी चाहिए। अग्निशमन यानी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उनका एक मानक है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का, जो आपकी बिल्डिंग की जांच करते हैं, जांच करके वो अपना इंस्टॉलेशन करते हैं फायर सेफ्टी के लिए, तो उनकी एनओसी होना जरूरी है। दूसरा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि आप अगर होटल लॉज जो भी चला रहे हैं, जो सराय एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो प्रदूषण विभाग का भी एक मानक है जो आपके होटल से जो भी पानी बाथरूम का और जिसमें हम साबुन और शैम्पू वगैरह का उपयोग करते हैं, तो वो सारे पानी बाहर निकलते हैं तो प्रदूषित जल होते हैं। तो उन प्रदूषित जल को स्वच्छ रखने के लिए हमारे प्रदूषण विभाग का एक मानक है, जिसके लिए एसटीबी वगैरह विभाग इंस्टॉल करता है, तो वहाँ से भी ये एनओसी होनी चाहिए। अगर ये अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं है और प्रदूषण विभाग की आपके पास एनओसी नहीं है या आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए हम दाखिल करेंगे तो दाखिल करने के बाद इन विभागों में रिपोर्ट मांगी जाती है, इन विभागों से रिपोर्ट मांगी जाएगी और इन विभाग के द्वारा जो भी संबंधित अधिकारी होंगे वो कार्यवाही करेंगे और आपको ये चीज़ें एनओसी और चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। पंजीयन की क्या प्रक्रिया है? पंजीयन की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, आसान है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अपने मित्रों से जो ये वीडियो देख रहे होंगे कि संचालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पंजीयन की प्रक्रिया किसी अनुभवी व्यक्ति या अधिवक्ता के माध्यम से कराएं, यानी कि जो जानकार है, जो यह करा चुका है, या कोई अधिवक्ता है जो नियमों को जानता है, जो एक्ट को जानता है, उनके माध्यम से कराएं। सभी जिले के श्रीमान जिला अधिकारी कार्यालय से सराय एक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म लें, यानी कि आप जिस जिले में हैं, आपका होटल जहाँ पे है, उस जिले के जिलाधिकारी कार्यालय से आप फॉर्म ले सकते हैं। उसको सावधानी पूर्वक पूरा भर लें, पूरी डिटेल उसमें भर लें और भरने के बाद जमा करने के पश्चात एक रिसीविंग आपको मिल जाएगी, यानी कि वहाँ से भी डिपार्टमेंट से जिलाधिकारी कार्यालय से आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। और लगभग सभी विभाग, यानी कि आपका राजस्व हो गया, राजस्व का मतलब आपकी तहसील हो गई, तहसील में आपके फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के, आपके प्रदूषण विभाग में, आपके विकास प्राधिकरण में हर जगह से रिपोर्ट मांगी जाती है, जो चीज़ें आपने लगा रखी हैं, यानी कि आपका नक्शा प्रमाणित है कि नहीं है, आपका चरित्र कैसा है, आपका प्रदूषण से आपने एनओसी ले रखी है कि नहीं ले रखी है, तो ये सारी रिपोर्ट्स डीएम कार्यालय के द्वारा मांगी जाती है और यह विभागों की जिम्मेदारी होती है कि वो सही से जांच करके और उसकी रिपोर्ट श्रीमान डीएम कार्यालय में प्रस्तुत करें। और तत्पश्चात विभागों के सत्यापन होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक आप इंतजार आपको करना पड़ेगा। सभी विभागों से अनापत्ति आने के बाद आपको श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय से प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम कोई नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी अच्छी जानकारी भी आपको मिली होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी, ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी जो आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित, अकाउंटिंग, जीएसटी और कंपनी बनाने और उनकी फाइलिंग से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हो, या जहां से भी आपको कोई दिक्कत होती हो, आप सीखना चाह रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें। थैंक यू।